गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में और प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री के बारे में बताया था। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से जो एमएनसी कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री करती हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री और दूसरा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है उसकी वजह से जितने भी वर्ल्ड की कंट्री हैं वो एक दूसरे के इंटरकनेक्शन में आते हैं और तेजी से उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो बिजनेस के थ्रू भी होता है, एजुकेशन के थ्रू भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वे होते हैं जिसकी वजह से आज कंट्री एक दूसरे के इंटरकनेक्शन, कंट्रियों के बीच इंटरकनेक्शन हो रहा है और उनका तेजी से क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। अंडरस्टैंड। अब जितनी भी एमएनसी कंपनीज होती हैं वो बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती हैं और अपने प्लांट सेटअप करती हैं। कहीं से वो रॉ मटेरियल परचेज करती हैं और कहीं पर वो अपने प्रोडक्ट का असेंबल कराती हैं और कहीं पर उसकी रिसर्च कराती है किसी अदर कंट्री में, और इस तरह से वो अपना प्रोडक्शन करती हैं, अपना बिजनेस रन करती हैं। ठीक है। तो जो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री है, ये टॉपिक भी जो एमएनसी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, उनसे जुड़ा होता है। उन्हीं के बारे में है कि इस टॉपिक के अंदर बताया गया है कि जब एमएनसी कंपनीज किसी कंट्री के अंदर जाती हैं तो वो ये देखती हैं, जब अपना प्लांट वो सेटअप करती हैं ट्रेड के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, प्रोडक्शन के पर्पज से, कि उस कंट्री के अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर कितनी है। क्या हमें अपने प्रोडक्शन के लिए लेबर मिल जाएगी? जो लेबर है स्किल्ड वाली लेबर यानी एजुकेटेड पर्सन, और अनस्किल्ड लेबर जिनके जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अपना बोझ उठाएंगे, जो कंपनी का जो लगेज है उसको एक प्लेस से अनदर प्लेस में पहुंचाएंगे, ऐसी लेबर क्या उनको मिल जाएगी? और यदि वो अपना प्लांट किसी कंट्री में सेटअप करती है तो क्या वहां की जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके फेवर में है कि नहीं? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों की स्टडी करते हुए एमएनसी कंपनी अपना प्लांट किसी अदर कंट्री में सेटअप करती है। अंडरस्टैंड। उसके बाद वो वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है? इन्वेस्टमेंट, फॉरेन, वो अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब एमएनसी कंपनी किसी कंट्री के अंदर, सपोज करो इंडिया के अंदर कोई, जैसे कि सैमसंग है, एलजी है, इन्होंने अपने बड़े बड़े प्लांट इंडिया के अंदर लगाए हैं, तो जब कोई भी एमएनसी कंपनी किसी कंट्री के अंदर अपना बड़ा बड़ा प्लांट सेटअप करती है, लगाती है, तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लाती है। ठीक है। अपने साथ स्ट्रक्चर, जो उसका जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहां पर बिल्ड करती है। ठीक है। वो पैसा लगाती है उस कंट्री के अंदर और उसी को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मींस एलजी है, सैमसंग है या और कंपनी इंडिया के अंदर आकर अपना प्लांट सेटअप कर रही है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे बना रही है, तो उसी को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद एमएनसी कंपनी अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आती है, मशीनें लेके आती हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि जिस कंट्री में एमएनसी कंपनीज अपना प्लांट सेटअप करती है, उस कंट्री के अंदर जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि एमएनसी कंपनी अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आती है, न्यू मशीन्स लेके आती है, और वो मशीन, वो टेक्नोलॉजी जो वहां की स्मॉल कंट्री है, किसी भी कंट्री की जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे एडॉप्ट कर लेती है। यानी उनको एक लर्निंग प्रोसेस उनका शुरू हो जाता है कि एमएनसी कंपनी उनके साथ काम करती है या उनकी कंट्री में आती है तो नए इक्विपमेंट्स लेके आएगी, नए टूल्स लेके आएगी, मशीन लेके आएगी, और उन छोटी कंपनियों को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी उनके साथ एक नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि जो एमएनसी कंपनी है वो किस तरह से अपना प्रोडक्शन करती है, किस तरह से अपना बिजनेस शुरू करती है। अंडरस्टैंड। अब एमएनसी कंपनी जब किसी भी कंट्री के अंदर सेटअप होती है तो वो फर्स्ट किसी कंपनी के साथ
या तो वो पहले अपना इन्वेस्टमेंट करती है, या तो प्रोडक्शन करने के लिए वो वहां पर लैंड लेगी उस कंट्री के अंदर। मान लो इंडिया के अंदर कोई एमएनसी कंपनी आए तो वो इंडिया के अंदर लैंड परचेज करेगी, उसके बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, प्लांट सेटअप करेगी, ठीक है, अपनी मशीन लेके आएगी, टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके आएगी। तो इस तरह से इंडिया के अपना बिजनेस शुरू करेगी, ठीक है। पहला भी ये होता है कि वो अपना सेल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री के अंदर बिल्ड करे और उसके बाद वो उस कंट्री के अंदर अपना बिजनेस, अपना प्रोडक्शन शुरू करे। ये तो पहला वे होता है एमएनसी कंपनी का बिजनेस करने का, प्रोडक्शन करने का। दूसरा वे होता है कि एमएनसी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट ना कर कर वो किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर ले, अंडरस्टैंड, किसी कंपनी के साथ अपना कोलैबोरेशन कर ले और उस कंपनी के साथ अपना प्रोडक्शन शुरू करे। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मशीन अपने साथ लेके आए और उस स्मॉल इंडस्ट्री के साथ अपना टाई अप कर ले और उसके साथ अपना प्रोडक्शन शुरू करे, अपने गुड्स का प्रोडक्शन शुरू करे जो गुड्स एमएनसी कंपनी बनाती है, अंडरस्टैंड। और एक वे और होता है, एक वे एमएनसी कंपनी के प्रोडक्शन का ये होता है कि वो किसी भी कंट्री के में अपना प्लांट सेटअप ना करके किसी छोटी कंपनी को परचेज कर ले, अंडरस्टैंड, क्या कर ले, परचेज कर ले। कि जो एमएनसी कंपनी अपना प्रोडक्शन करना चाहती है किसी भी कंट्री के अंदर, वो अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है, वहां पर वो अपना सेल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं करना चाहती है। वो ये तो क्या वे होता है, जो ये कॉमन वे है जो एमएनसी कंपनी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। तो एमएनसी कंपनी किसी छोटी कंपनी को, किसी भी कंट्री की छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है, उसको खरीद लेती है, उसका बनाया हुआ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सब को एमएनसी कंपनी खरीद लेती हैं और इस तरह से फिर धीरे धीरे उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्ड नहीं करते, जो कंपनी उन्होंने खरीदी है उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज करते हैं, उसी की मार्केटिंग को वो यूज करते हैं और इस तरह से एमएनसी कंपनी अपना प्रोडक्शन शुरू कर देती है। अब इसमें आपकी बुक में जो एग्जांपल था वो ये था कि जो कारगिल फूड एक एमएनसी कंपनी थी, ठीक है, उसने इंडिया की एक पराग फूड जो कंपनी थी उसको परचेज कर लिया। तो पराग फूड के इंडिया के पास, इंडिया में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत बड़े बड़े प्लांट थे उसके पास, और कारगिल फूड ने आकर पराग फूड को परचेज कर लिया और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से ही उसने अपना बिजनेस यहां पर क्या किया, शुरू कर दिया, अपना प्रोडक्शन यहां पर शुरू कर दिया। अब कारगिल जो फूड है वो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और उसके 5 मिलियन जो पाउच हैं वो डेली सेल हो जाते हैं मार्केट के अंदर। और जो कारगिल फूड है वो एक एडिबल ऑयल, जो कारगिल कंपनी एमएनसी कंपनी है वो एक एडिबल ऑयल की कंपनी है, वो ऑयल बनाती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से एमएनसी कंपनी किसी भी कंट्री के अंदर जाती हैं, वो किसी छोटी कंपनी को खरीद कर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद कर वहां पर अपना बिजनेस शुरू कर देती हैं, अंडरस्टैंड, दैट इज अ क्लियर। एक वे और होता है एमएनसी कंपनी का प्रोडक्शन करने का कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना करे अपना, किसी कंपनी को भी ना खरीदे और किसी कंपनी के साथ टाई अप या कोलैबोरेशन भी ना कर कर वो जितनी भी उस कंट्री के अंदर छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या स्मॉल इंडस्ट्री है उनको वो ऑर्डर देती है कि वो एमएनसी कंपनी के लिए अपना गुड्स बनाएं, अपना माल बनाएं और एमएनसी कंपनी उस माल को स्मॉल इंडस्ट्री से परचेज करती है और उन पर अपनी क्या लगाती है, उन पर अपने ब्रांड का नाम लगाती है, अपना लोगो लगाती है और उसको अपने लोगों के साथ मार्केट में सेल करती है। अब ये एक वे होता है एमएनसी कंपनी का बिजनेस करने का, प्रोडक्शन करने का, कि वो खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप ना करे, वो खुद प्रोडक्शन ना करके जो आसपास की जितनी भी छोटी इंडस्ट्री हैं उनको ऑर्डर दे कि मेरे लिए आप माल बनाइए, मेरे लिए आप कोई अदर तरह की जो थिंग्स है बनाइए, कपड़ा बनाइए, या कोई शू मेकर कंपनी एमएनसी कंपनी से शू बनाइए, या कोई घी बनाने वाली कंपनी एमएनसी कंपनी, तो वो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को ऑर्डर दे दी कि आप मेरे लिए घी बनाओ और वो उस घी को, उस शू को या उस क्लॉथ को अपने ब्रांड का नाम देकर
उसको अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं, सेल करती हैं। तो इस तरह से एमएनसी कंपनी किसी भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करती है। अंडरस्टैंड। अब इसमें मैंने आपको कितने भी बताया कि पहले एमएनसी कंपनी किसी भी कंट्री के अंदर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, इस टॉपिक के अंदर जो एमएनसी कंपनी का जो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन है कंट्री के बाहर किस तरह से होता है, वो 4 टाइप से होता है। पहले क्या होता है कि एमएनसी कंपनी आती है और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सेल्फ का प्लांट वहां पर बनाती है, किसी कंट्री के अंदर बनाती है, ठीक है, और तब अपना प्रोडक्शन शुरू करती हैं। सेकंड वे होता है कि वो किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें, टाई अप करें, ठीक है, और तब उस कंपनी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मशीन को शेयर करें और उसके साथ अपना प्रोडक्शन शुरू करें। थर्ड वे होता है कि वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाकर, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन ना कराकर, एमएनसी कंपनी किसी स्मॉल इंडस्ट्री को परचेज कर लेती है, पूरे प्लांट को खरीद लेती हैं, उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद लेती हैं और फिर अपने ब्रांड से, अपने नाम से उस कंपनी को रन करती हैं और अपना बिजनेस, अपना प्रोडक्शन शुरू करती हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल था कि इंडिया के अंदर जो आपकी फोर्ड कंपनी 1995 में इंडिया के अंदर आई थी और उसने महिंद्रा जो थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन किया था और महिंद्रा के साथ फोर्ड ने महिंद्रा के साथ मिलकर इंडिया के अंदर चेन्नई में प्लांट लगाया, दोनों का टाई अप हुआ और इस तरह से फोर्ड कंपनी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर इंडिया के अंदर बहुत सारी व्हीकल्स बनाना शुरू किए और ये व्हीकल्स उनके अक्रॉस द कंट्री, जो बड़े बड़े वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनमें भी उनके जो व्हीकल्स हैं, जो कार हैं, वो सेल की जाती हैं। तो ये जो एग्जांपल था ये था कोलैबोरेशन का कि फोर्ड कंपनी इंडिया के अंदर आई 1995 में और उसने इंडिया की एक कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन किया और तब जाके अपना प्रोडक्शन यहां पर शुरू किया। अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या करती है एमएनसी कंपनी की, वो किसी कंपनी को खरीद लेती हैं, वो कोलैबोरेशन ना कर जैसे मैंने बताया था कि जो आपकी कारगिल थी एमएनसी कंपनी, उसने एक पराग फूड स्मॉल कंपनी को खरीद लिया और फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर अपना प्रोडक्शन शुरू किया। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट भी ये होता है प्रोडक्शन करने का कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज नहीं करती, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन भी नहीं करती, किसी को खरीदती भी नहीं है, वो अपने लिए स्मॉल इंडस्ट्री से अपने लिए गुड्स तैयार कराती है, माल तैयार कराती है और उस तैयार माल को वो अपने ब्रांड के नाम से सेल करती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैं शू बनाता हूं, तो मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया मैंने और ना ही मैंने किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया और ना ही मैंने किसी कंपनी को खरीदा। मेरी शू बनाने की कंपनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं आसपास की जितनी भी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये स्मॉल इंडस्ट्री है, मैं उनको ऑर्डर दूंगा कि मेरे लिए शू बनाइए। वो सब मेरे लिए शू बनाएंगे अच्छी क्वालिटी के और मैं उनको अपना एक टेंडर दूंगा कि मेरे लिए आप इतने शूज बनाओगे तो इतने शू के हिसाब से मैं आपको इतने पैसे दूंगा। अंडरस्टैंड। तो वो सब कंपनी मेरे लिए शू बनाएंगी और फेयर प्राइस पे मैं उसको परचेज करूंगा और फिर उन शू पर मैं अपने ब्रांड का नाम लिखकर उसको मार्केट में सेल करूंगा। तो एक वे ये होता है एमएनसी कंपनी का क्या करने का, बिजनेस करने का या प्रोडक्शन करने का। तो इस तरह से आपके एमएनसी कंपनी जो होती हैं वो बिजनेस या प्रोडक्शन करती हैं। दैट इज द क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। जो फॉरेन ट्रेड है उसकी वजह से जो मार्केट का इंटीग्रेशन है वो कैसे होता है। अंडरस्टैंड। तो अगर हम पहले टाइम की बात करें तो पहले टाइम में ये था कि कोई भी जो कंपनी थी वो इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करती थी और अपने यहां पर उसको मैन्युफैक्चर कराती थी और अपने यहां पर असेंबलिंग कराती थी, अपने यहां उसका रिसर्च कराती थी और उसके बाद वो अपने यहां पर या इंडिया में उसको तैयार माल को बेचती थी। अंडरस्टैंड। लेकिन आज का जो बिजनेस करने का, जो ट्रेड करने का जो तरीका है वो सबका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। आज जितनी भी एमएनसी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो रॉ मटेरियल किसी अदर कंट्री से खरीदती हैं और उसको असेंबल किसी अदर कंट्री में कराती हैं, उसका रिसर्च किसी और कंट्री में होता है और उसके बाद उसकी जो सेलिंग है वर्ल्ड के डिफरेंट जितने भी कंट्री हैं उनमें की जाती है। अंडरस्टैंड। अब इससे क्या होता है कि इससे जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ता है। मींस एमएनसी कंपनी जितनी भी होती हैं
वो फॉरेन ट्रेड यानी विदेशों में अपना व्यापार शिफ्ट करती है, विदेशों के साथ अपना व्यापार करती हैं, फॉरेन ट्रेड करती हैं, और उसकी वजह से जो मार्केट है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अब इसमें एग्जांपल दिया है कि चाइना के जितने भी टॉयज हैं, पहले क्या था कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के टॉयज थे वो ही आपको मार्केट में मिलते थे, लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो चाइना के जितने भी टॉयज हैं, चाइना की जितनी भी कंपनी जो टॉयज बनाती हैं, उन्होंने इंडिया में अपने टॉयज को सप्लाई करना, सेल करना शुरू कर दिया। अब इंडियन मार्केट जो चाइनीज टॉय हैं उनसे भरी हुई होती हैं। उनके पास जितनी भी इंडियन शॉप हैं, डिफरेंट टाइप के चाइनीज टॉयज आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आप मार्केट में यदि जाते हैं तो आपको इंडियन टॉय के साथ साथ चाइनीज टॉय या किसी और कंट्री के भी टॉय आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या हुआ कि इससे एक तो आपको लेस प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के टॉयज आप परचेज कर सकते हैं, दूसरा आपके पास टॉयज परचेज करने की जो चॉइस थी वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पहले आपके पास एक लिमिटेड चॉइस थी कि आपके पास इंडियन टॉयज थे, वो भी काफी चीप है, काफी महंगे होते थे, डियर होते थे, लेकिन जब से चाइनीज टॉयज इंडिया के अंदर आए हैं तब से जो टॉयज हैं वो काफी चीप हो गए हैं और आपके पास चॉइस भी बढ़ गई है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी के डिफरेंट टाइप के आप लेस प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के जो टॉयज हैं वो खरीद सकते हैं। अब इससे क्या हुआ है, इससे टॉयज बनाने वाली जो इंडियन कंपनी है उनका कंपटीशन भी चाइना की कंपनी के साथ हो गया है और इससे हमें अच्छी क्वालिटी के टॉयज भी मार्केट में मिलने लगे हैं। क्योंकि जब कंपनी के अंदर जब टॉय बनाने वाली कंपनी या किसी और गुड्स को बनाने वाली कंपनी जब एक साथ मार्केट में आती हैं तो उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स कंज्यूमर को देने के लिए उनकी जो कंपल्शन हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से जो फॉरेन ट्रेड है उससे मार्केट का इंटीग्रेशन होता है। पहले क्या था कि पहले हमें इंडिया के कंपनी का बना हुआ सामान इंडिया के अंदर मिलता था और उसी को हम परचेज करते थे, हमारे पास कुछ चॉइस नहीं होती थी। उस समय मार्केट का इंटीग्रेशन नहीं था फॉरेन ट्रेड की वजह से, क्योंकि फॉरेन जो कंपनी थी वो इंडिया के अंदर अपना जो गुड्स है वो सेल नहीं कर सकती थी, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, इंडिया ने अपने रिस्ट्रिक्शंस हटाए, धीरे धीरे मार्केट जो इंडियन मार्केट है वो फुल हो गई फॉरेन, जितने भी आपके फॉरेन गुड्स से। आज आपकी वो मोबाइल आप परचेज करने जाते थे, मोबाइल की आपको वाइड रेंज मिल जाएगी। आप क्लॉथ परचेज करने जाते हैं तो क्लॉथ्स की आपको वाइड रेंज मिल जाएगी, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ब्रांड के क्लॉथ्स आप इजीली परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेटअप हुआ है और इससे हमारी जो मार्केट है उसका इंटीग्रेशन हुआ है। तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि फॉरेन ट्रेड, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, किस तरह से जो कंपनी है जो फॉरेन ट्रेड की वजह से, एमएनसी कंपनी की वजह से वर्ल्ड में जो मार्केट है उसका इंटीग्रेशन शुरू हो गया है। आप अब इंडियन की मार्केट में आप डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स आप परचेज कर सकते हैं और इससे क्या हुआ है, इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है कि हमारी चॉइस बढ़ गई है। ठीक है, हम डिफरेंट चॉइस के डिफरेंट ब्रांड के कपड़े खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, शू खरीद सकते हैं। तो ये सब जो पॉसिबल हुआ है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और एमएनसी कंपनी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। अंडरस्टैंड? और अब में हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता है क्या है, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने जैसे बताया था कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो होता है कि भाई जब ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन मार्केट, जब कोई भी कंट्री तेजी से उनका इंटीग्रेशन होता है और जब वो एक दूसरे के इंटरकनेक्शन में आते हैं तो उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब खाली एमएनसी कंपनी के थ्रू ही नहीं है कि एमएनसी कंपनी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ओपन हुई, उसके बाद उनका बिजनेस शुरू हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुआ, हमारे पास वाइड रेंज किसकी हो गई, गुड्स की हो गई और धीरे धीरे हमारे पास चॉइस बढ़ती चलेगी और हमने इसको ही ग्लोबलाइजेशन बोल दिया। नहीं, ग्लोबलाइजेशन का जो मीन्स है वो या जो एरिया है वो खाली बिजनेस से ही नहीं है, एजुकेशन से भी हो सकता है, पॉलिटिकल इश्यूज से भी हो सकता है, कल्चर से भी हो सकता है। मीन्स जब हम ट्रेड के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं
तो हम अपने साथ अपनी एजुकेशन, अपनी कल्चर, ठीक है, अपनी जितने भी आइडियाज हैं वो दूसरी कंट्री में लेके जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब एक कंट्री का पीपल अनदर कंट्री के पीपल के कनेक्शन में आता है, वो कनेक्ट होता है, तो वो अपने आइडियाज, अपनी कल्चर, ठीक है, अपने जो जितना भी उसका विचार है, खान पीन है, उठना बैठना है, रहने का सिस्टम है, वो सारा दूसरी कंट्री के लोगों के साथ क्या करता है, शेयर करता है। और इससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ऊपर क्या होता है, दूसरी कंट्री के सिटीजन पर एक कंट्री के सिटीजन का इफेक्ट पड़ता है, और वो भी हमारी ही तरह उस तरह की कल्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारी तरह उनका जो खान पान हो जाता है, या हम अपने फूड को या हम अपने कल्चर को जहां पे जाते हैं उसको स्प्रेड करते चले जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। कैसे कि जैसे आपने चाइनीज नूडल्स देखो जिसको चाउमीन कहते हैं। यदि मैं पहले की बात करूं तो चाउमीन नाम का कोई भी फूड इंडिया के अंदर नहीं था, लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब से लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में आना शुरू हुए हैं, जब से चाइनीज इंडिया के अंदर आने शुरू हुए हैं लार्ज क्वांटिटी में, तब से ये फूड हम देखने को मिला है। अंडरस्टैंड? बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो विदेशी फूड इंडियन मार्केट में लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, और इंडियंस उसको बड़े ही स्वाद से खाते हैं। ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो पॉसिबल हुआ है, ये ग्लोबलाइजेशन से हुआ है। आज डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्लॉथ हैं, जो आपके ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग अपना जो उनका यूनिफॉर्म सिस्टम है वो भी चेंज हुआ है। हम फॉरेन कंट्री की जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, वो भी पहन रहे हैं, वो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे हेयर स्टाइल, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंज हुआ है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के पीपल, एक कंट्री के पीपल दूसरी कंट्री के पीपल के साथ कनेक्शन में आते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो अपनी कल्चर, अपनी एजुकेशन, अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और हम जब उनसे इफेक्टेड होते हैं या हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? और ऐसा हो भी रहा है, आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी में, आपके घर में, कि आप भी बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो विदेशी फूड अपने घर में आप बनाते हैं। अंडरस्टैंड? आपकी जो क्लॉथ्स होती हैं, बहुत से ऐसे क्लॉथ्स होते हैं जो फॉरेन में पहने जाते हैं, लेकिन आज इंडियन भी उन क्लॉथ्स को पहन रहे हैं। आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आप घर बैठे ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं विदेशी यूनिवर्सिटी में, और वहां के लेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन है। हम उनके आइडियाज को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके आइडियाज की कॉपी कर रहे हैं, उनके आइडियाज को अपनी लाइफ में उतार रहे हैं, या हमारे आइडियाज को कोई अपनी लाइफ में उतार रहा है। तो ये सब पॉसिबल है कि जब एक कंट्री के कनेक्शन में आता है और वो अपने आइडियाज, अपनी एजुकेशन, अपनी कल्चर को शेयर करता है, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस मार्केट जो एमएनसी प्रोडक्शन करती हैं वो किस तरह से करती हैं। दूसरे टॉपिक पे मैंने आपको बताया फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट किस तरह से होता है। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर था, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो नॉलेज दी है, आपने उसको गेट करने की 100% कोशिश की होगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।